गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत कानून का शासन। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि लोकतंत्र की विशेषताएं, है ना। कानून का शासन लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है ना। कानून का शासन होता है वो क्या है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता। कानून के शासन से आशय है कि कोई भी सरकार सभी कार्य कानून के अनुसार, है ना, कानून जो नियम बना है उसके अनुसार करे तथा ऐसे कार्य नहीं किए जाएं जो कानून के अनुसार न हो। कानून के शासन का यह भी अर्थ है कि देश के सभी नागरिकों पर सारे कानून समान रूप से लागू हों, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, समुदाय के हों। किसी भी व्यक्ति को कानून से किसी भी तरह की छूट नहीं मिलेगी, है ना। ऐसे बहुत से उदाहरण मिलते हैं जब देश के बड़े अधिकारियों और नेताओं को सामान्य नागरिक की तरह कानून का पालन करते हुए न्यायालय में जाना पड़ता है। उन्हें आम नागरिक की तरह ही कानूनों की प्रक्रिया का सामना भी करना पड़ता है ना। अब हम पढ़ेंगे कानून का सम्मान। अब कानून का सम्मान है जो है वो हम सबको, चाहे वो कोई भी हो, सबको करना चाहिए। लोकतंत्र में हम ऐसे संस्थाओं पर निर्भर रहते हैं जो संविधान या निर्धारित कानून के अनुसार कार्य करती हैं। किसी को भी कोई गैर कानूनी कार्य करने का अधिकार नहीं है। अगर वो गैर कानूनी काम करता है तो उसको सजा मिलती है। इस भावना का सम्मान ही कानून का सम्मान करना है कि वो कोई गैर कानूनी कार्य न करे। एक लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ इस कार्य से मनमानी नहीं कर सकती है कि उसने चुनाव जीता है ना। उसे भी कुछ बुनियादी तरीके, है ना, जो शुरू से बने हैं उन तौर तरीकों व स्थापित कानूनों का पालन करना होता है। न्यायालय की स्वतंत्रता का सम्मान करना और उनके आदेशों का पालन करना शासन और नागरिकों का, है ना, जो सरकार है उनका भी और जो आम जनता है उसका भी दायित्व है, कर्तव्य है कि वो क्या करे, कानून का सम्मान करे। अब है मानव अधिकार एवं लोकतंत्र। मानव अधिकार वे आवश्यकताएं हैं जो किसी व्यक्ति को गरिमापूर्ण, है ना, सम्मान के साथ जीवन जीने तथा जीवन के विकास के लिए जरूरी है। यह है मानव अधिकार। इन अधिकारों के बिना लोगों का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता है ना। इसीलिए देश में सभी नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं। ऐसे अधिकार लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों को प्राप्त होते हैं। दूसरे अर्थों में, यदि लोगों के अपने विचारों को व्यक्त करने, विभिन्न विषयों पर बहस करने, बातचीत करने, संगठन बनाने और अन्य मानव अधिकार द्वारा ही लोकतंत्र को अधिक से अधिक मजबूत बनाया जा सकता है। जब लोगों को ये सारे अधिकार प्राप्त हो, है ना, वो संगठन बना सके, अपने विचारों को व्यक्त कर सके, है ना, तो इससे क्या होता है, लोकतंत्र और अधिक मजबूत होता है। फिर है अल्पसंख्यकों के अधिकार, है ना। अल्पसंख्यक जानते हो आप लोग किसको बोलते हैं। अधिकांश देशों में जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा, रंग, क्षेत्र, लिंग या राजनीतिक विचार के आधार पर कुछ लोगों की जनसंख्या कम होती है, इन्हें अल्पसंख्यक कहा जाता है। अधिकतर देशों में बहुसंख्यकों का शासन होता है, परंतु लोकतंत्र के अर्थ में एकरूपता नहीं है। लोकतंत्र समाज में तरह तरह की विविधताओं को स्वीकार करता है, इसीलिए अल्पसंख्यकों के मत या राज्य का सम्मान करना लोकतांत्रिक मूल्यों का हिस्सा है ना। मतलब अल्पसंख्यकों के मत, उनकी राय, है ना, राय का सम्मान करना लोकतांत्रिक मूल्यों का हिस्सा है। अतः अल्पसंख्यकों को संविधान द्वारा भी कई अधिकार दिए गए हैं। अब देखिए अल्पसंख्यक किसको बोलते हैं। जैसे हमारे यहाँ, ये हमारा छत्तीसगढ़ है। हमारे छत्तीसगढ़ में अगर महाराष्ट्र के लोग यहाँ निवास करते हैं ना, तो हमारे यहाँ वो क्या होंगे, छत्तीसगढ़ में अदर राज्य के हैं वो, है ना, तो वो हमारे राज्य में वो अल्पसंख्यक कहलाएंगे। अब हम पढ़ेंगे लोकतंत्र और समावेशीकरण। लोकतंत्र में बहुमत के अनुसार तय किया जाता है कि सरकार कैसे बनेगी, है ना। अलग अलग विचार होने पर भी हम बहुमत के लिए किए गए निर्णय को ही मानते हैं। कई मायनों में यह उपयोगी और सरल तरीका है ना सरकार चुनने के लिए, परंतु कुछ मुद्दों में यह समावेशी सिद्ध नहीं होता है।
अल्पसंख्यक लोग एक अलगाव महसूस करते हैं, है ना। क्या उनको क्या है, अल्पसंख्यक जो होते हैं वो अपने आप को अलग महसूस करते हैं। लोकतंत्र को समाज में समावेशीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे अल्पसंख्यकों की भागीदारी की क्या हो, सुनिश्चित हो सके, कि उनका कितना हिस्सा है यह सब सुनिश्चित हो सके। वे अपने आप को बेगाना मतलब पराया समझते हैं, है ना। इसी एक उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है। जैसे बेल्जियम यूरोप का एक छोटा देश है। यहाँ समाज की जाति और भाषाई विभाजन कुछ इस तरह से है ना। जाति और भाषा के आधार पर कुछ विभाजन हुआ है। 59% लोग डच बोलते हैं, 40% लोग फ्रेंच और थोड़े से लोग जर्मन भाषा बोलते हैं। वे प्रमुख रूप से अलग अलग क्षेत्र में निवास करते हैं, परंतु राजधानी ब्रुसेल्स के 80% लोग फ्रेंच, 20% लोग डच बोलते हैं। तीनों समुदायों के बीच टकराव की स्थिति रहती है, खासकर राजधानी ब्रुसेल्स में जहां डच बोलने वाले कम हैं। ऐसी स्थिति में बेल्जियम के समाजों का समावेशीकरण करने के लिए कुछ खास प्रावधान किए गए। केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी, है ना। जो केंद्र सरकार बनेगा वहाँ क्या है, डच के और फ्रेंच भाषा बोलने वाले मंत्री समान रहेंगे। संविधान में कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाई समूह के सांसदों का बहुमत उसके पक्ष में हो। कुछ विशेष कानून जब बनाना हो तब कब होगा, भाषाई समूह के जो सांसद हैं उसका बहुमत उसके पक्ष में हो। इस प्रकार किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं ले सकते, दोनों क्या है, मिलकर ले सकेंगे, है ना। संविधान में शासन की अनेक शक्तियाँ क्षेत्रीय सरकारों के सुपुर्द कर दी गई, यानी राज्य सरकारें इन मामलों में केंद्रीय सरकार के अधीन रहेंगे। कुछ जो है ना, संविधान में शासन की अनेक शक्तियाँ, कई शक्तियों को क्षेत्रीय सरकार को अलग अलग क्षेत्रों को दे दी गई। ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था, है ना। तो ये वहाँ का नियम हो गया। इस तरह हम देखते हैं कि ब्रुसेल्स के लोगों ने किस समझदारी के साथ अलग अलग भाषा बोलने वालों को शासन की प्रक्रिया में शामिल किया, है ना, जिससे क्या हो, उनको भी अलगाव महसूस ना हो। अब हम पढ़ेंगे लोकतंत्र के पक्ष व विपक्ष में तर्क। आप लोग ये टॉपिक अच्छे से पढ़ के रखिए, मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन करूँगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही।